जब तक हमास का आखिरी लड़ाका गाज़ा के अंदर जिंदा है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए, मुझे दबंगई चाहिए, मुझे चाहिए कि सारे मुल्क मेरे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। हमास के पास आज की डेट में अगर शील्ड के तौर पर कुछ है, बचने के लिए कुछ है, तो वो हॉस्टेजेस हैं। ट्रंप कहते हैं कि जी मैं पीस करा दूंगा बशर्ते मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए। दूसरा हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर का भी बचा है, जो कि पहले ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ज़्यादा घातक होगा, बहुत डेडली होगा, और शायद उसके बाद पाकिस्तान एक नेशन के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे खड़ा भी ना रह पाए। इस पूरे घटनाक्रम में जिस किसी ने अगर सफ़र किया है तो वह गाज़ा की जनता। हमास ने सफ़र नहीं किया। हमास के लड़ाके आज भी जिंदा हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे, इलीगल प्रैक्टिसेस के चार्जेस थे, उन्होंने सारे चार्जेस वापस ले लिए और उसके बदले उन कंपनियों ने जेनरसली इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। खाने का सामान आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो सारा का सारा जनता को नहीं मिल रहा, वो जा रहा है कहाँ? हमास के पास। पाकिस्तान जो कि भिखारी मुल्क है, उसने भी जाकर के ट्रंप की क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। 2022 में जब रशिया की विक्ट्री डे होगी तो उस पर रशिया अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा। मैंने तब भी कहा, मैंने कहा ये 5 वर्षीय योजना है, हो सकता है लंबी भी खिंच जाए, और वही अब हो रहा है। पूरी दुनिया के सारे मुल्कों के लिए वेपन टेस्टिंग का अगर कोई ग्राउंड है तो वो आज की डेट में रशिया यूक्रेन वॉर बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। आज हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अमित बंसल साहब हैं और बहुत सारे नेशन सिक्योरिटी को लेकर के, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेकर के और पूरे दुनिया में जो कुछ भी हलचल हो रहा है उस पे ये एक पैनी नज़र रखते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि वो हमारे स्टूडियो में आए हैं ताकि मैं अपने ऑडियंस को डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सही चीज़ों को बता पाऊँ। थैंक यू वेरी मच अमित जी फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। धन्यवाद। ये हमास डील की जो बात हम लोग कर रहे हैं और सुन रहे हैं, ट्रंप ने कहा था कि ये सक्सेसफुल होगा, आपको क्या लगता है? देखिए इरफान साहब, आज पूरा 1 साल हो गया जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, और 1 साल से लगातार शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन इजराइल गाज़ा के अंदर बमबारी नहीं करता हो। बहुत सारे पीस प्रोसेस हुए, अलग अलग देशों ने अपनी अपनी जोर लगा लिए, अरब मुल्क ने अपने सारे के सारे हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, बट अभी तक कोई शांति हो नहीं पाई है। ट्रंप का जो पीस प्लान है उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है कि हमास होस्टेज को रिलीज़ करेगा और इजरायली सेना इमीडिएट उस इलाकों से हट जाएगी। उसके बाद एक और डील है, हमास अपना डिसआर्मामेंट करेगा, हथियार डालेगा। तो हमास ने अभी तक जो अपनी रजामंदी दिखाई है वो केवल पहले स्टेज के ऊपर दिखाई है, दूसरे तीसरे स्टेज के ऊपर नहीं दिखाई है। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमास अपने हथियार डालेगा, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक हमास का आखिरी लड़ाका गाज़ा के अंदर जिंदा है तब तक लड़ाई जारी रहेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि हमास इतनी आसानी से हथियार डालेगा या अपने सारे लड़ाकों को सरेंडर करने के लिए बोलेगा या मारा जाएगा, क्योंकि अगर 1 साल से वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं तो वो और भी टक्कर देने में सक्षम है। दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमास ने पूरे गाज़ा के अंदर बनाया हुआ है, टनल्स हैं, राशन स्टोरेजेस हैं, एम्यूनिशन स्टोरेजेस हैं, हथियार हैं, गोला बारूद हैं, हमास के कई हज़ार लड़ाके मारे गए हैं, बट उसके बावजूद उसने उससे डबल तादाद में लोगों को रिक्रूट कर लिया, भर्ती कर लिया है। तो हमास की तादाद में तो कोई बहुत ज़्यादा कमी हुई नहीं है। हाँ, उनके बड़े लीडर्स मारे गए हैं, ये मैं मानता हूँ। उनके जो गाज़ा में कमांडर था वो सब मारा गया, उनके जो सुप्रीम कमांडर्स थे वो मारे गए, लेकिन उनकी जो नीचे के जो ग्राउंड लेवल के फोर्स है वो अभी जिंदा है और वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि वो हथियार डालेंगे और जो ट्रंप का पूरा प्लान है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। हाउएवर, जो उसकी पहली स्टेज है, हम उसी पर आ जाते हैं। पहली स्टेज है जिसमें हमास अपने होस्टेजेस को रिलीज़ करेगा और इजराइल उसके बदले करीब 1000 से ज़्यादा कुछ हमास के बंदी हैं उसके पास, उनको रिलीज़ करेगा। मुझे उसमें भी शक नज़र आता है। क्यों? क्योंकि हमास के पास आज की डेट में अगर शील्ड के तौर पर कुछ है, बचने के लिए कुछ है, तो वो हॉस्टेजेस हैं। जब तक हॉस्टेजेस उसके पास हैं तब तक इजरायली सेना बहुत इंटेंसिफाई करके ऑपरेशन नहीं कर सकती है। जैसे ही हॉस्टेजेस इजराइल में वापस आएंगे, इजराइल की सेना मुझे लगता नहीं है कि रुकेगी, वो बड़ी पूरी ताकत के साथ हमला करेगी और हमास को इस बात का आभास है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि अगर ये डील प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर ट्रंप ने ये मूव किया क्यों? उनको क्या पॉलिटिकल एडवांटेज मिलने वाला है? ट्रंप के बहुत सारे मूव हैं। चाहे आप यूक्रेन वॉर की बात कर लें, उसमें उन्होंने अपनी टांग अड़ाई,
भारत पाकिस्तान वॉर के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर उन्होंने दुनिया भर के स्टेटमेंट दे डाले, गाज़ा वार के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दे डाले, जो थाईलैंड कंबोडिया के बीच में छोटी सी वार हुई थी उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दे डाले। और इस बात की जड़ें जाती हैं 2016 में जब ओबामा को नोबेल प्राइज़ मिला था। अभी वहाँ से एनिमिटी स्टार्ट है। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए। अब उसके लिए वो दुनिया भर के स्टेटमेंट देते हैं, कभी कहते हैं कि मैं यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा, कभी कहते हैं मैंने ऑपरेशन सिंदूर में न्यूक्लियर वॉर दोनों देशों के बीच रुकवा दी, कभी अब कहते हैं मैं गाज़ा वॉर रुकवा उसमें दूंगा। कितनी सच्चाई है जो उन्होंने कहा कि सीज फायर मैंने करवाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीज फायर हुआ ही नहीं है। उन्होंने सीज फायर के लिए तो पाकिस्तान के डीजीएमओ को खुद फ़ोन आया, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और ट्रंप के किसी मीडिएटर ने फ़ोन ही नहीं किया। तो ऐसे में जब पाकिस्तान का डीजीएमओ खुद फ़ोन कर रहा है, पाकिस्तान खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उनके डीजीएमओ ने फ़ोन किया, और आप देखिए जिस तरह से रावलपिंडी के ऊपर मिसाइलें बरसी, जिस तरह से उनके जो न्यूक्लियर बेस था, स्टोरेज साइड, उसके ऊपर मिसाइलें बरसी, जैसे उनके नूर खान बेस के ऊपर मिसाइलें बरसी, तो बहुत क्लियर कट है, हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस हैं। और आप देखिए जैसे ही मिसाइलें बरसी हैं उसके 3 घंटे के अंदर अंदर उनके डीजीएमओ का फ़ोन आ गया कि चलिए सीज फायर करते हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है कि किसने सीज फायर लेकिन अमित जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें पॉज लगा है, हाँ, स्टॉप pause नहीं लगा। हुआ है। तो Stop आपको नहीं क्या हुआ। लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है फिर कोई किसी तरीके? देखिए अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। अभी ये पहली बात तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर पॉज लगा है। कल ही स्टेटमेंट आया था आर्मी चीफ का जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई अगर पाकिस्तान अपने आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आता है तो अब हिस्ट्री को छोड़िए भूगोल ही पलटना पड़ जाएगा। तो अब ये दोनों चीज़ों का अगर आप तारतम्य में लेते हैं तो मुझे यकीन है इस बात का कि एक दूसरा हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर का भी बचा है, जो कि पहले ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ज़्यादा घातक होगा, बहुत डेडली होगा, और शायद उसके बाद पाकिस्तान एक नेशन के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे खड़ा भी ना रह पाए। तो ये बड़े बड़े संदेह, लेकिन उसको वक्त बताएगा क्या होगा इसके अंदर। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कह सकता हूँ कि हाँ, एक लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ज़रूर होगा। और बाकी जो हम हमास की बात कर रहे हैं तो उसमें तो अभी देखना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि डील किसी भी तरह से सक्सेसफुल होगी, और मुझे लगता नहीं है कि हमास इतनी आसानी से सारे के सारे होस्टेजेस को रिहा कर देगा। नितिन याहू के जो तेवर हैं उसको देख के आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? हाउ डू यू प्रेडिक्ट इट? 3 अलग अलग तरीके के तेवर हैं। एक तेवर नेतन्याहू दिखा रहे हैं। नेतन्याहू कहते हैं कि भाई जब तक हमास का संपूर्ण समूल नाश नहीं हो जाएगा, पूरा खात्मा नहीं हो जाएगा, मैं सांस नहीं लूँगा। दूसरी बात हमास कहता है कि हम तो लड़ते रहेंगे भाई, हम तो नहीं रुकने वाले हैं। और तीसरी बात ट्रंप कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप दोनों शांत हो जाओ और मैं नोबेल प्राइज़ ले लेता हूँ। और ये तीनों जो बातें हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, और इनको जानते हुए मुझे लगता नहीं है, और नेतन्याहू अपनी बात के पक्के हैं, वो पुराने फौजी हैं और स्पेशल फोर्सेस के कमांडो रहे हैं, सारित मतकाल में रहे हैं टीम के अंदर, तो वो आसानी से मानने वाले नहीं हैं। तो उनका जो हार्ड लाइनर एटीट्यूड है, और उनको पूरी इजराइल की जनता का सपोर्ट भी है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो रुकेंगे जब तक कि हमास का एक भी लड़ाका जिंदा है। पर एक और बात मैं आपको बताऊंगा, मेरा अपना ये मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस किसी ने अगर सफ़र किया है तो वह गाज़ा की जनता। हमास ने सफ़र नहीं किया। हमास के लड़ाके आज भी जिंदा हैं, आज भी वो बिल्कुल राशंस की उनको कोई कमी नहीं है, वो टनल्स में आज भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जितनी एड आ रही है, जितनी विदेशों से खाने का सामान आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो सारा का सारा जनता को नहीं मिल रहा, वो जा रहा है कहाँ? हमास के पास। तो अल्टीमेटली सफरर तो जनता ही है। तो हमास के जो मिलिटेंट्स हैं बेसिकली उनको ट्रेन जो किया गया है, तो उसमें क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पैलेस्टीन के बाहर से हैं? कोई ऐसे फॉरेन मर्सनरीज भी हैं? देखिए हैं इस तरह की बातें हैं कि उसमें कुछ फॉरेन मर्सनरीज हैं, बट अभी तक उसकी पुष्टि नहीं है। खबरें मैं भी सुनता रहता हूँ जो अलग कभी सोशल मीडिया पर भी आती हैं, कभी कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ पोर्टल्स भी रिपोर्ट करते हैं। उसमें कहते हैं कि कुछ हमास के अंदर मिडिल ईस्ट के और मुल्कों के फाइटर्स हैं, बट कहाँ से हैं उसके ऊपर अभी बहुत कहना मुश्किल है, बट हाँ हैं उसके अंदर। कमिंग बैक टू फ्रॉम हमास टू अमेरिका, हम टैरिफ की बात करेंगे, और क्योंकि सारे स्ट्रैटेजी पे अमित जी निगाह रखते हैं, सिक्योरिटी की बात ये करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी और टेररिज्म इन सारी चीज़ों में क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा रोल देखा गया है। और बिटकॉइंस जिस हिसाब से बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो लोग कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे वो उस डील को आसानी से कर सकते हैं, ऐसे कंट्रीज़ को वो ज़िंदा रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी तरीके का कोई वॉर हो और वो जगह ख़त्म हो जाए। मैं समझता हूँ आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। तो ये जो अमेरिका ने किया है, जो बार बार कह रहे हैं कि हमने पहल किया सीज़ फायर का, और ये भी देखा गया है कि
पाकिस्तान से जो हेड ऑफ आर्मी वो जा करके ट्रम्प साहब से मिले और एक दोस्ती दिखाने की कोशिश हो रही है। डू यू थिंक कि अमेरिका इज़ ट्राइंग फॉर समथिंग एल्स विच द वर्ल्ड डज नॉट नो? देखिए, मैं अमेरिका की बात नहीं करता, मैं ट्रंप की बात करता हूँ पर्टिकुलरली। ट्रंप के कुछ उनके एक्शंस हैं जो अगर आप उसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की प्राइमरी जो है वो फाइनलाइज हो गई थी और ट्रंप बिल्कुल फाइनलाइज हो गए थे कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना है प्रेसिडेंट पद का, वो बिल्कुल फाइनल उम्मीदवार थे और ये भी लगभग तय था कि इस बार रिपब्लिकन्स जीतेंगे। उन्होंने इमीडिएटली एक वर्ल्ड लिबर्टी काउंसिल करके एक उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी बनाई और पूरी दुनिया के साथ उन्होंने डीलिंग करनी शुरू कर दी। जनवरी में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करती उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका की कंपनियां थी वो क्रिप्टो करेंसी में जो डील करती थी उसमें करीब 8 कंपनियां ऐसी थी जिनके ऊपर बहुत सीरियस चार्जेस थे, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे, इलीगल प्रैक्टिसेस के चार्जेस थे। उन्होंने सारे चार्जेस वापस ले लिए और उसके बदले उन कंपनियों ने जेनरसली इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। इसके बाद उन्होंने बाकी मुल्कों को बुलाना शुरू किया, अलग अलग मुल्कों ने आकर के इनकी कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। पाकिस्तान के मुनीर साहब भी पहुंचे, उनको लंच खिलाया गया और लंच खिला के वापस आने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पाकिस्तान की क्रिप्टो पॉलिसी लॉन्च कर दी। यही नहीं, ऐसा माना जाता है, ऐसी खबरें हैं कि इन्होंने भी ट्रंप की, पाकिस्तान जो कि भिखारी मुल्क है, उसने भी जाकर के ट्रंप की क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये अपनी बड़ी विचित्र बातें हैं। अब और ट्रंप के जो क्रिप्टो, उनका जो आज की डेट में एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू कोई $20 बिलियन कहता है, कोई 57 बिलियन $58 बिलियन कहता है उसकी जो वैल्यू, और वो सारी की सारी वैल्यू पिछले 8 से 10 महीने में बढ़ी है। तो ये अपने आप में एक बहुत डाउटफुल टॉपिक है। और इस बैकड्रॉप में अगर हम ट्रंप और टैरिफ को देखें तो नहीं, ट्रंप और टैरिफ इस दोनों से अलग अलग है। ट्रंप और टैरिफ टैरिफ करने के पीछे क्या मकसद है? ट्रंप के टैरिफ के प्रति अलग अलग मकसद हो सकते हैं। देखिए, कुछ भी मकसद उनको पता नहीं क्या है। वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल चीज़ें हैं। वो केवल अपनी दबंगई दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं दबंग हूँ और मैं जो कर रहा हूँ आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं जो है पूरे दुनिया का गुंडा हूँ, मैंने आपको बोल दिया आप ऐसे करेंगे तो आप ऐसे करेंगे। तो एक तो उसका पर्पज़ है दबंगई दिखाने का। दूसरा पर्पज़ है मुल्कों को अपने इशारे पर नचा करके उनका अपना काम कराना। चाहे उसमें वो ये भी हो सकता है कि वो चाहते हो कि इंडिया भी उनके क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे, उसके लिए वो इंडिया को आर्म ट्विस्ट कर रहे होंगे, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो इंडिया को इस बात के लिए फोर्स कर रहे हो कि वो उनके नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार के लिए, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करे ट्रंप को। हो सकता है इस बात के लिए आर्म ट्विस्ट कर रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्शन देकर के इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि जिन प्रोडक्ट्स के रेट्स बढ़े हैं अमेरिका में टैरिफ की वजह से, तो वो इंडस्ट्री तो शट डाउन होगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट होगा? आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं होगा। देखिए, आप हम जब बात करते हैं तो टैरिफ की बात करते हैं कि वो इंडस्ट्री क्या, उसका वॉल्यूम क्या है और उस वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, और क्या अमेरिका उस वॉल्यूम का अल्टरनेटिव क्रिएट कर सकता है। आप एक छोटा सा सेक्टर ले लीजिए, हम जेनरिक मेडिसिन की बात करते हैं। जेनरिक मेडिसिन पूरी दुनिया में सबसे सस्ती इंडिया के अंदर बनती है और भारत शायद जेनरिक मेडिसिन का अमेरिका का बिगेस्ट सप्लायर है। अब अगर जेनरिक मेडिसिन के ऊपर वो अब हालांकि उसने ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर टैरिफ लगाई है, लेकिन जेनरिक मेडिसिन के ऊपर अगर वो टैरिफ लगाता है तो उसको कहीं ना कहीं से उससे सस्ती मेडिसिन लेनी पड़ेगी ना। आज मेरी मेडिसिन अगर 100 रुपीज़ की बिक रही है अमेरिका के अंदर, उसने 50% टैरिफ लगा दिया तो वो 150 रुपये की बिकेगी। तो एंड कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते तो और महंगी हो जाएगी। सेम गोज टू मेटल्स के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है। अब मेटल्स के ऊपर अगर आप 50% टैरिफ लगा देंगे तो या तो आप सस्ता अल्टरनेटिव लेकर के आइए, जो कि अमेरिका के पास नहीं है। इंडिया से सस्ता माल दुनिया में बेचने वाला कोई नहीं। आप यूरोप से लेंगे, यूरोप आपको महंगा देगा। आप चाइना से लेंगे, चाइना आपको महंगा देगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आपकी कॉस्ट लगती है। आप बाकी किसी कंट्री से निकालना चाहेंगे तो वो आपको महंगा देगा। तो या तो अमेरिका को सस्ते अल्टरनेटिव लेने पड़ेंगे या फिर उनके पास महंगा टैरिफ लगा हुआ प्रोडक्ट इंडिया से लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, हम देखते हैं वॉल्यूम की बात, कितना वॉल्यूम जा रहा है। उस वॉल्यूम के लॉस होने से क्या हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। आप मेटल इंडस्ट्री को ले लीजिए। अगर आप आज इंडिया अपनी मेटल इंडस्ट्री का जो से हमने अगर अमेरिका की तरफ जाने वाला हमारा जो मेटल का एक्सपोर्ट है $6-6.5 बिलियन का, पूरा बंद हो जाता है, तो क्या इंडिया के पास अल्टरनेटिव मार्केट नहीं है? हैं। इंडिया के पास आज भी अल्टरनेटिव मार्केट्स हैं। इंडिया के पास यूरोप का मार्केट है। इंडिया ने अभी फ्री ट्रेड डील की है यूके के साथ में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी बात हो रही है। तो वो माल तो कहीं ना कहीं खपेगा, इंडिया को तो बेचना ही है।
तो मुझे लगता नहीं है कि कहीं से भी इंडिया की इंडस्ट्री के ऊपर वो छोटे 30-35 बिलियन डॉलर के जो टोटल ओवरऑल इफेक्ट है, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। और हमारे ऊपर जो मास बेरोजगारी का जो लोग हवा लगा रहे हैं वो हो पाएगा। इंडिया हैज़ टू फाइंड अल्टरनेटिव मार्केट्स, और इंडिया वो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। जो अभी कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो इधर उधर के कई देशों की यात्रा करके आए, तो अल्टरनेटिव मार्केट्स के ऊपर काम चल रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर कोई बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी अब किस तरफ जा रही है, आपने एक डायरेक्शन बताया कि एक अल्टरनेटिव प्लान हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, गवर्नमेंट जो है लगातार जब से करंट गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है, तो उन्होंने एक ही बात पर बात की, आत्मनिर्भर भारत, वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी आई है, और काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर अभी हमें और आगे काम करना है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मिनरल सेक्टर है, उसमें हमारे पास अभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ऑयल के केस में हम अभी भी, एनर्जी के केस में हम ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं दूसरे मुल्कों के ऊपर, और इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 2014 से पहले तो एक भी मोबाइल फ़ोन इंडिया में नहीं बनता था। आज इंडिया में बड़ी बड़ी सैमसंग की मेजर फैक्ट्री है, चाइना के जो रेडमी कंपनी है, ये सब उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहे हैं इंडिया के अंदर। एक वक्त था जब LCD टीवी के पैनल्स तक बाहर से आते थे, अब सब कुछ इंडिया में बन रहा है। तो धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो रहा है, और ये 1-2 दिन या 2-3 साल या 10-12 साल का वक्त नहीं है। ऐसी चीज़ों को डेवलप होने में 3-4 दशक लग जाते हैं। चाइना ने अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया था वो 1979 में शुरू किया था, और उसको लगभग अपना इस चीज़ को अचीव करने में 40 साल लग गए। तो हमें वो टाइमलाइंस को समझ करके चलना पड़ेगा। एक वक्त था जब हिंदुस्तान के लोग और विदेश में भी लोग ट्रंप को देखते थे एज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, लेकिन अभी जो रुख बदला है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो चीज़ स्टैंड करता है अब या नहीं होता है? और ये जो एटीट्यूड चेंज हुआ है ट्रंप का, उसका मेन रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण है ट्रंप की पोजीशन और ट्रंप की अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाओं के बीच लड़ाई। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उनको जो करना चाहिए वो उनको उनकी पर्सनल एम्बिशंस नहीं करने दे रही हैं। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उनको सबसे स्ट्रांग एलाई चाहिए, जो एशिया के अंदर इंडिया के रूप में उनको एक बहुत स्ट्रांग एलाई मिल रहा था, बट उनकी पर्सनल एम्बिशंस, मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए, मुझे दबंगई चाहिए, मुझे चाहिए कि सारे मुल्क मेरे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, इस तरह की जो पर्सनल एम्बिशंस हैं वो उनको कहीं ना कहीं अपने राजधर्म का पालन करने से रोक रही हैं, और उसी वजह से सारा का सारा क्योस पूरा अव्यवस्था पूरे विश्व में फैली हुई है। तो या तो हम अब ट्रंप की महत्वाकांक्षा उनको कहाँ लेकर के जाएंगी। एक बार हुआ था जब पहले वो राष्ट्रपति थे, तो कैपिटल हिल के ऊपर काफ़ी हंगामा हुआ था, वो भी उनकी महत्वाकांक्षाओं का ही एक हिस्सा था। तो अब उनकी महत्वाकांक्षा कहाँ लेकर के जाएंगे, इसके ऊपर मुझे शक है। तो उनके इस स्प्लिट पर्सनालिटी के वजह से क्या आपको लगता है कि अमेरिकन्स को नुकसान होगा? अमेरिका को तो नुकसान हो रहा है, अभी होना शुरू हो गया। आप देखिए उनके जो सुपर मार्केट्स हैं उसमें चीज़ें महंगी होनी शुरू हो गई हैं, चावल महंगा होना शुरू हो गया, पल्सेस महंगी होनी शुरू हो गई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स महंगे होने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ दिनों में मेटल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे होने शुरू हो जाएंगे, खाने पीने के सामान ऑलरेडी महंगे हो गए हैं वहाँ पर। तो इन चीज़ों का इफेक्ट तो रहेगा, और अल्टीमेटली जो कॉमन पब्लिक है वो उनको गाली देगी। बट ट्रंप को नहीं समझ में आ रहा है, ट्रंप को लगता है कि मैं अभी जो है बस, और उनको पता है कि उनका आखिरी टेनर है, तो वो कहते हैं कि जब तक मैं हूँ बस अगले 4 सालों तक 5 सालों तक मैं जितना अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकूँ उनको करके निकल जाऊँ। अमित जी, रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 3.5 साल हो गया। एक ज़माना था जिस वक्त हम लोग न्यूज़ रूम में बैठ के इस पे चर्चा करते थे, तो आपने कहा कि ये 5 ईयर प्रोग्राम है। आपको क्या लगता है कि रियलिटी क्या है और क्या होगा? देखिए, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये लोग कहते थे कि 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। कोई कहता था कि मई 2022, ये फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। लोगों ने ये भी कहा कि मई 2022 में जब रशिया की विक्ट्री डे होगी तो उस पर रशिया अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा। मैंने तब भी कहा, मैंने कहा ये 5 वर्षीय योजना है, हो सकता है लंबी भी खिंच जाए, और वही अब हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम रशिया यूक्रेन वॉर में ना रशिया की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, और रशिया की जब स्ट्रेटेजी की बात होती है तो पहले क्रीमिया को लीजिए, उसके बाद डॉनबास को लीजिए। डॉनबास एरिया जहाँ 2014 से लड़ाई चल रही है। रशिया कभी भी एक छोटी बट इंटेंसिफाइड लड़ाई नहीं लड़ता है, रशिया लंबी पर एक स्थिर लड़ाई लड़ता है। चाहे वो 2014 में क्रीमिया की लड़ाई हो, चाहे वो 2014 से लगातार चलता हुआ डॉनबास का जो कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो लगातार इसको धीरे धीरे चल रहा है, और वो दूसरे मुल्क को इकोनॉमिकली इतना प्रेस कर देता है कि वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यही हो रहा है वहाँ पर। अब फरवरी 2022 से हम लेकर के चलें तो लगभग 2-3 साल और 8 महीने हो गए हैं इस लड़ाई को, और अभी भी कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा।
अभी आज सुबह मैं न्यूज़ देख रहा था तो क्रीमिया में रूस का एक ऑयल डिपो था, उसके ऊपर यूक्रेन ने हमला किया। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। पूरी दुनिया के सारे मुल्कों के लिए वेपन टेस्टिंग का अगर कोई ग्राउंड है तो वो आज की डेट में रशिया यूक्रेन वॉर बन चुका है। तुर्की के ड्रोन्स वहाँ हैं, ईरान के ड्रोन्स वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, पूरे यूरोप के सारे मुल्कों के हथियार वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। अमेरिका अपने सारे नए नए हथियारों की टेस्टिंग, चाहे हिमार्स हो, चाहे और मिसाइल हो, चाहे और इक्विपमेंट हो, उनको वहाँ टेस्टिंग कर रहा है। रशिया और उसके दोस्त चाइना जितने अपने इक्विपमेंट बना रहा है, चाइना बहुत सारे इक्विपमेंट बना रहा है, उन सब की टेस्टिंग यूक्रेन वॉर के अंदर हो रही है। तो ये एक तरफ से तो पूरी दुनिया के मिलिट्री इक्विपमेंट की टेस्टिंग का ग्राउंड बन चुका है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से वो लड़ाई चल रही है, धीरे धीरे स्टैग्नेंट चल रही है, एक एक गाँव, एक हफ्ते में एक गाँव ले लिया, एक हफ्ते में एक गाँव ले लिया, तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये अगले और 10-15 वर्षों तक भी रुकेगी, जब तक कि दोनों लीडर पुतिन और जेलेंस्की इसको मिल करके रिजॉल्व करने का ना सोचें। दूसरी बात यह कि जब तक जेलेंस्की पावर में, उनके एटीट्यूड को देखते हुए मुझे लगता है कि ये युद्ध नहीं खत्म हो पाएगा, कि जिस तरह से वो लगातार इसको इंटेंसिफाई करने की बात करते हैं, वो उसको शांत करने की बात करते ही नहीं है, तो वो भी मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। तो लगता नहीं है कि रुकेगा लंबे समय तक, ये चलता रहेगा। नहीं तो अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि इसमें अमेरिका का कोई रोल रहेगा इसको रोकने के लिए? देखिए, अमेरिका के रोल के लिए मैं फिर उसी बात को कहता हूँ, अमेरिका अपना रोल तभी कहना चाहता है, वो ट्रंप कहते हैं कि जी मैं पीस करा दूंगा बशर्ते मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए, पर यही बात हमास और इजराइल पर भी लागू होती है, यही बात यूक्रेन और रूस पर भी लागू होती है। क्या ट्रंप की बात रूस और यूक्रेन मानेंगे? क्या ट्रंप की बात हमास और बेंजामिन नेतन्याहू मानेंगे? नहीं। क्यों मानेंगे वो बात? इस जंक्चर में क्या आपको लगता है कि आर वी हेडिंग फॉर अ थर्ड वर्ल्ड वॉर? वी आर नॉट हेडिंग फॉर अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। सी, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो कॉन्सेप्ट थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए, उनके एक पर्टिकुलर सिचुएशंस थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके लगभग 30 साल के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और आज सेकंड वर्ल्ड वॉर को हुए लगभग 80 साल बीत चुके हैं। तो 80 साल में कोई वॉर मेजर हुआ नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई वर्ल्ड वॉर अभी होगा, क्योंकि देश, दुनिया के जो मुल्क हैं बड़े स्मार्ट हैं। अभी वो किसी तरह के एलाई बनने में भरोसा नहीं रखते, वो अपने आप को, दे आर मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड देयर ओन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वर्ल्ड वॉर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर में कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ दोनों मुल्कों को, अगर शांति चाहिए तो मिडिल पाथ दोनों मुल्कों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब वो क्यों अडॉप्ट नहीं हो रहा? अभी कुछ एक हफ्ता पहले तक ट्रंप कह रहे थे कि वो शांति कराएंगे, आज उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि वो यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें सप्लाई करेंगे। तो क्या उन्होंने ये करके रशिया का फेथ खोया, रशिया का भरोसा खोया? तो क्या रशिया उनकी अगली बात को मानेगा? नहीं मानेगा। इसी तरह से उन्होंने पहले जब पुतिन के साथ मीटिंग्स की थी, उस समय में उन्होंने यूक्रेन का भरोसा खोया, तो यूक्रेन उनकी बात क्यों मानेगा? नहीं मानेगा। तो अब ये जो विरोधी स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे में उन दोनों मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, देखिए लड़ाई रुकवाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को लाना, और एक प्लेटफॉर्म पे लाना के लिए एक न्यूट्रल व्यक्ति चाहिए। ट्रंप न्यूट्रल व्यक्ति नहीं हो सकते। तो इस सिचुएशन के लिए आप ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं, जेलेंस्की को या पुतिन को? देखिए, इस सिचुएशन के लिए मैं जेलेंस्की को पूरी तरह जिम्मेदार मानता हूँ। किसी भी मुल्क के लिए, हमारे लिए भी, इंडिया के लिए भी, अगर आप कल को नेपाल कहे कि मैं नाटो में शामिल हो रहा हूँ, या नेपाल कहे कि मैं पाकिस्तान के साथ शामिल हो रहा हूँ, या नेपाल कहे कि मैं आपके दुश्मन के मिलिट्री बेस अपने इलाके में चीन के मिलिट्री बेसिस बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है नेपाल के प्रति हमारे को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत की अपनी सोवरेनिटी का प्रश्न है, भारत के संप्रभुता का प्रश्न है। सेम अगर लड़ाई जब शुरू हुई तो यूक्रेन ने कहा कि भी हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं, सारी लड़ाई वहीं से शुरू हुई है। अगर उस समय में एक स्टेटमेंट अमेरिका का आ जाता कि हम यूक्रेन को नाटो में कोई जगह नहीं देंगे, तो लड़ाई शुरू ही नहीं होती। आप समझ रहे हैं? यूक्रेन को बार बार, जब भाई जो बिडेन उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने बार बार कहा कि ठीक है हम इसको शामिल कर लेंगे, हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, तो रशिया को लगा कि भाई कहीं ना कहीं मेरे संप्रभुता को खतरा है, तो मुझे उस संप्रभुता के खतरे को बचाने के लिए इसके यूपर हमला करना पड़ेगा। तो उसने हमला किया। तो कहीं भाई आप देखिए ना, यूक्रेन पहले किसका हिस्सा था? रशिया का हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था, सोवियत संघ का हिस्सा था। तो आपको अपने पड़ोसियों के साथ में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखनी पड़ेगी। आप नहीं बना करके रखना चाहते, आप दूसरों के साथ में मिलकर के और कन्विंस करना चाहते हैं, तो ये लड़ाई धीरे धीरे उसी चीज़ों पर आई है। देखिए, कुल मिलाकर के इतनी बात तो समझ में आ रहा है कि जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, ना तो पुतिन उनके बस में आने वाले हैं और ना ही जेलेंस्की उनकी बातों को समझेंगे और उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि
हिंदुस्तान का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से जो पहल लिया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने, हमें ये लगता है कि इंडिया का रोल एक बहुत ही वाइटल पॉइंट पे है। और अमित जी से बात करने के बाद में उन थॉट्स को इंडोर्स किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान का रोल बहुत ही अहम रहेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर वॉचिंग NBC भारत।